हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री में रैंक बूस्टर की पूरी एक सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि जेईई मेंस, एडवांस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इससे पहले आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रैंक बूस्टर का पैकेज 1 आ चुका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रैंक बूस्टर का पैकेज 1 आ चुका है और आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पैकेज 1 की। यहाँ पे कुछ हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन चूज किए हैं और यहाँ पर हम उन क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, उन क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए हिडन फैक्ट्स को और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल तक एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को एक नई एनर्जी और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोज योर आईज फॉर 3 to 4 सेकेंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ? तो देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है एक बहुत ही शानदार एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आज हम डील करने जाएंगे वहां पे बहुत ही बढ़िया कई हिडन कंसेप्ट्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक प्रमोट किए जा सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस को थोड़ा भी घुमा दिया जाए तो नेगेटिव होने के हाई चांसेस होते हैं। तो हमारी कोशिश होगी फिजिकल केमिस्ट्री के इन क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में, बिल्कुल माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक क्वेश्चन को खोल दिया जाए, जिससे कि अगर इनकी डिफिकल्टी लेवल मैप्ड की जाती है ना, बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट टू एडवांस, तो हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप नेगेटिव नहीं करोगे। तो ध्यान से समझना। वैसे इन क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएगा, पीडीएफ में, आप वहां पर भी क्वेश्चन देख सकते हो और यहां स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है। यहां बोला गया है एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि बोर एटॉमिक मॉडल से लिया गया है और यहां पर एनर्जी का कांसेप्ट है, बोर रेडियस का कांसेप्ट है, यहां पर इंड्यूस्ड रेडिएशन का कांसेप्ट है, विजिबल वेवलेंथ का कांसेप्ट है। 3-4 कांसेप्ट्स को आपस में इसने समेट रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहां बोला गया है कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जो एनर्जी दी गई है ना बेटा, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है और इसको एक्सपोज किया गया है एक लाइट से और जिसका वेवलेंथ आपको 1028 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, जिससे इंड्यूस्ड रेडिएशन आता है और कुछ ऑप्शंस दिए गए और आपको चेक करना है कि कौन इसमें से सही हो सकता है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, मैंने इसको सिंगल करेक्ट का रूप दे दिया है। समझे बेटा ध्यान से। सबसे पहली बात क्या है कि यहां पे हम मान लेते हैं कि हमारा एक ऐसा बोर ऑर्बिट है और ये जो फर्स्ट जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है ना, यहां पर जो एनर्जी E1 दिख रही है वो 13.6 है, तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई है। अब बेटा क्या किया गया, यहां पर क्या किया गया कि एक फोटोन वेवलेंथ को इंड्यूस करवाया गया है और ये जो लैम्डा है ना 1028 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी को लेगा और इसके बाद क्या होगा, ये हायर लेवल में प्रमोट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि इसका हायर लेवल क्या क्या हो सकता है, किस हायर लेवल में जा सकता है, क्योंकि दो ऑप्शंस हमारे ऐसे दिख रहे हैं, थर्ड और सेकंड लेवल के। समझते हैं सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की हमें गिवन एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब हम पता करते हैं कि ये किस लेवल में गया। इसके लिए हमें पता करना होगा कि टोटल एनर्जी गेन बाय एटम है ना, बाय एच एटम, कितना इसने एनर्जी को गेन किया। तो एनर्जी को गेन करने के लिए अगर बेटा आप यहां पर hc/λ का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि इसमें काफी लंबा कैलकुलेशन करना होगा। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं एनर्जी फाइंड करने के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए और अगर आपको वेवलेंथ दी गई है एंगस्ट्रॉम में, तो बहुत ध्यान से फॉर्मूला को समझे। E = 12375/λ। ये फॉर्मूला तब वर्क करता है जब लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में हो और आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना होता है। बहुत ही शॉर्टकट है, भूलेंगे नहीं, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। तो यहां से अगर हम फाइंड करते हैं तो 12375 अपॉन हमारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा यहां से गिवन है 10 है ना 28 एंगस्ट्रॉम। लगभग में देख लो, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहां पे थोड़ा चालाक बनना होगा। लगभग में 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो हम 12 लगभग में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी जो आपको दी गई ना वो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं तो ओवरऑल ऑर्बिट की जो नए ऑर्बिट की एनर्जी हुई वो कितनी होगी। तो हमें नहीं पता ये किस ऑर्बिट में गया है, तो En जो हमारे पास हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी गेन हुई, हमने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी और पहले से थी ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने इसको दे दी। तो लगभग में 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो हायर लेवल में प्रमोट हुआ, आई डोंट नो ये सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, उस लेवल की एनर्जी -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम पता करते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट क्या होगा, कौन सा लेवल होगा, क्योंकि एक ऑप्शन है
तो आपको पता है ई एन इज इक्वल टू होता है E1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू E1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, EN हो जाएगा। और E1 हमारे पास कितना गिवन था, -13.6, और हमारे पास कितना EN अभी अभी आया है कितना, -1.6। अब एक काम करो, अब अगर इसको बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें पता है ये एन स्क्वायर है, और एन जो होगा वो कोई ना कोई 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज होंगे, 2.5 2.4 1.5, तो ऐसा होगा नहीं। तो मतलब मैं नियरेस्ट एक इंटीजर को लेता हूं तो ये 9 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। तो पहली जो इंफॉर्मेशन हमें पता चली कि जब 1028 एंगस्ट्रॉम के लाइट को हम इंसिडेंट करवाएंगे तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था ये n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट में प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो इंड्यूस्ड रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू थर्ड लेवल, ये पहला वाला ऑप्शन गलत सही है, और सेकंड लेवल वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। समझते हैं। अब हम आते हैं, जब n इज इक्वल टू थर्ड में प्रमोट हुआ, देखो बेटा क्या हो गया, ये वाला मान लो पहला लेवल था, ये दूसरा लेवल था, और ये तीसरा लेवल था, समझना। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो क्या हो सकता है बेटा, 3 से ये आ सकता है 1 में, 3 से ये आ सकता है 2 में, और 2 से आ सकता है 1 में। तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो सकती है, ट्रांजिशन हो सकती है E3 से E1 में, ये भी पॉसिबल है। ट्रांजिशन हो सकती है E3 से E2 में, और ट्रांजिशन हो सकती है E2 से E1 में। तो इसके वजह से जब इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, पहले जो हमने एनर्जी दी कि इसको एक्साइट किया थर्ड लेवल में, और जब बेटा इसका डी एक्साइटेशन हो रहा है ना तो कुछ इंड्यूस्ड रेडिएशन निकल रहे हैं। अब हमसे पूछा गया उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो मैं आपको एक दो कोशिश करता हूं यहां पे समझाने का। देखो फिर से अगर आप कैलकुलेशन करोगे E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा वाला, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 12375 अपॉन लैम्डा वाला। तो समझते हैं, तो अगर हम फाइंड करेंगे E3 माइनस E2, हम मान लेते हैं थर्ड से ये वाला ट्रांजिशन हुआ है, थर्ड से 1 वाला ट्रांजिशन हुआ है, तो ये हो जाएगा 12375 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा लेम्डा। और ये जो हमें डी एक्साइटेशन वेवलेंथ है लेम्डा, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते हैं। देखो बेटा क्या होगा, E3 का आपको अभी अभी एनर्जी आया कितना, En मतलब n इक्वल टू 3 था, तो ये हो गया -1.6, और माइनस E1 की एनर्जी हमने पता की थी 13.6, तो ये हो गया प्लस 13.6 इज इक्वल टू हो गया 12375 अपॉन लेम्डा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास हो गया 12 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 12375 अपॉन लेम्डा। अगर हम यहां से लेम्डा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 12375 अपॉन 12। अब इसको इतना करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शंस देखो, देखो लगभग में 1000 समथिंग आने जा रहा है ना, 12 तो 12375, तो लगभग में ये हमारा आ जाएगा 1028 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 1028 एंगस्ट्रॉम है। अब बिल्कुल इसी फॉर्मूला का जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही एक बार सॉल्व कर लेना, E3 माइनस E2 इज इक्वल टू 12375 अपॉन लेम्डा। इससे आप देखोगे दूसरा जो लेम्डा आएगा 6508 का आएगा, देख लेना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फंडामेंटल छोटा सा मैथमेटिक्स है। एक मैंने कर लिया, दूसरा आप करोगे 6508 आएगा। वैसे ही तुम तीसरा करके देखोगे कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू हमारे पास फिर से आ जाएगा 12375 अपॉन लेम्डा। और जब आप यहां पे अब फाइन भी आप कर सकते हो, अब तो आप सोचोगे कि सर E1 तो हमें पता था, E2 कैसे पता होगा, बिल्कुल इसी फॉर्मूला से चेक करोगे। इससे कैसे, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 अपॉन 4। तो आप बिल्कुल यहां पे फाइन कर सकते हो, E2 का वैल्यू लगा के, E1 का वैल्यू लगा के, लेम्डा आपका आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स थी, तो आप आराम से पाओगे कि जो इंड्यूस्ड रेडिएशंस है वो 1028 एंगस्ट्रॉम का है, 6508 एंगस्ट्रॉम का है, 1216 एंगस्ट्रॉम का। अच्छा, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप 1 और 2 लगाओगे तो सही नहीं होगा। इसका रीजन है कैसे, यहां पे बोला गया है कि एक जो रेडिएशन हमारा है ये विजिबल रेंज में लाई करता है। सही बात है या नहीं बात, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि विजिबल रेंज की जो 6508 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ है ना बेटा, ये रेड के अंदर आता है, रेड है ना, ये रेड कलर का वेवलेंथ है। तो 6508 विजिबल रेंज के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। 1028 और 1216 ये एंगस्ट्रॉम विजिबल लेंथ में नहीं आते हैं, विजिबल वेवलेंथ के अंदर ये हमारे पास आता है। मतलब लगभग में 3000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास का रेंज विजिबल होता है। तो ये दोनों इनविजिबल रेंज में आ गए, और विजिबल रेंज में जो कि रेड होता है 6508 एंगस्ट्रॉम आया। तो चौथा भी ऑप्शन सही है।
तो 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। 1, 2 एंड 4, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बेटा देखो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने कुछ बहुत बढ़िया चीज सीखी है। एक्साइटेशन कैसे होता है, एनर्जी कैसे इंसिडेंट होती है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में डेटास दिए गए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। हमने ये भी सीखा डी एक्साइटेशन के केस में हम कैसे डील करते हैं, विजिबल इनविजिबल रेंज क्या होता है वो भी हमने सीखा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बढ़िया और क्लासिकल क्वेश्चन है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करना होता है, आपको नस्ट इक्वेशन का यूज करना होता है, और आपको यूज करना होता है कुछ बहुत ही बढ़िया फ्री एनर्जी के कंसेप्ट्स को। तो ये उन पे बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि बहुत बेसिक्स को टटोलने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कुछ बढ़िया से जुगाड़ और ट्रिक्स बताता हूं जिसका यूज करते हो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बट पहले हम समझते हैं कोर कंसेप्ट्स को, किसके पीछे का बिहाइंड का कोर कंसेप्ट्स क्या है। अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर कुछ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं, और आपसे इस ऊपर वाले इक्वेशंस के लिए 298 केल्विन पे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, हम बहुत डिटेल में इस पे बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो डेटास हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स के दिए हुए हैं हम इसको इक्वेशन फॉर्म में ले लेते हैं, ये देखते हुए कि हम इस इक्वेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड डेटा है हम उसको फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपर के केस में। तो बेटा ध्यान से देखो, गिवन की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास क्या क्या डेटास हैं। देखो Cu2+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है Cu+ में। ठीक है, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर जो टोटल पोटेंशियल गिवन है हम मान लेते हैं इसको E1। तो E1 नोट हमारे पास 0.14 वोल्ट है। चलिए सेकंड इक्वेशंस पे आते हैं। इंडियम +3 स्टेट से +1 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये रिड्यूस हो जा रहा है +1 में, और यहां हम मान लेते हैं E2 नोट जो इसका पोटेंशियल है, और ये बेटा आपके पास गिवन है 0.42 वोल्ट पे। आगे के इक्वेशंस पे आते हैं। अगेन हमारे पास इंडियम का एक इक्वेशन दिया गया है, और यहां पर इंडियम +2 स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इंडियम अगेन +1 स्टेट में आ रहा है। हम मान लेते हैं E3 नोट यहां पर इसका टोटल रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये आ जाता है -0.40 वोल्ट। अब बेटा आप यहां पे ध्यान से देखना, रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में इंडियम हमें +2 से +3 वाला चेंज देखना है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे +3 से +1 गया है और +2 से +1 गया। तो हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी जिसका हमें टोटल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो भी हम फाइंड कर लें, अगर हमें पता चल जाए +2 से +3 के लिए या +3 से +2 के लिए क्या पोटेंशियल है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अब आपको पता है कि हम पोटेंशियल को डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, बताओ क्या यूज करना होता है। इसके लिए हमें यूज करना होता है गिब्स एनर्जी। तो हम एक काम करते हैं, इस केस में हम मान लेते हैं गिब्स एनर्जी हमारा G1 है, इस केस में G2 है, और इस केस में G3 है। लेट्स से ΔG1 ΔG2 ΔG3 है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं ना, इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और हम एक इक्वेशंस मान लेते हैं जहां पर हम निकालने जा रहे हैं, या अभी रहने देते हैं, G4 मान लेंगे। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या हमारे पास हो जाएगा, ये इंडियम +3 हो जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और इस तरफ से ये दोनों कैंसिल हो गए और हो गया इंडियम 2+। हम मान लेते हैं इसके लिए जो हमारा टोटल फ्री एनर्जी चेंज था वो ΔGF था। आप नोट लगा सकते हो, स्टैंडर्ड लगा सकते हो। तो ΔG4 नोट हमने किस में किसको किया है, हमने 2 में 3 को सब्सट्रैक्ट किया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ΔG2 नोट माइनस ΔG3 नोट। अब चलिए हम समझते हैं। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला यूज करना होगा। आपको पता होगा ΔG = होता है -NFE नोट। आपको बहुत बढ़िया से गिब्स एनर्जी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है। हम यहाँ पर F का वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली F को कैंसिल कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ΔGF हमारे पास हो जाएगा -NF, और हम मान लेते हैं इसको E4 नोट = हो जाएगा -NF_E2 नोट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा NF_E3 नोट। बिल्कुल बेसिक्स स्टाइल में आपको सॉल्व कर रहा हूं जिससे कि आपका पहले कंसेप्ट तैयार हो जाए, उसके बाद हम इस पे एडवांस लेवल की बात करेंगे। अब ध्यान से देखें, FF तो हमारा ये सब का सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हम समझते हैं
हैं G4 के लिए। G4 बेटा हमारे लिए क्या था, ये था, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, हम इसको यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं, ये तो हमारा 1 हो गया। अच्छा G2 की हम बात कर लें, G2 हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, यहाँ पे ये कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 2, और हम देखते हैं G3 हमारे पास क्या था 1, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 और 2। तब हम समझते हैं हमारे पास क्या आ गया, हम इसको लिख सकते हैं E4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E2 है ना, 2E2, और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा E3। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू E2 का वैल्यू हमारे पास कितना था माइनस 0.42 था, तो ये हो जाएगा माइनस 0.84। और चलिए इधर आते हैं माइनस E3 का वैल्यू हमारे पास था 0, तो ये हो जाएगा प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, प्लस 0 पॉइंट हो जाएगा 40, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया माइनस 0.44 वोल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हो। ये हमारा जो ये E4 नोट का वैल्यू आया है माइनस 0.44 वोल्ट, ये +3 से +2 में जाने के लिए, मतलब रिडक्शन के केस में आया। अब हम आते हैं फाइनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें फाइंड करना है इसके लिए, तो चलिए हम नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं। नॉस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ई नॉट सेल जो होता है बेटा, ये होता है 0.059, ठीक है, अपॉन होता है n, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन है log Kc का। हम इसको यहां पर यूज करने जा रहे हैं इस इक्वेशन के केस में जो हमारा प्राइम इक्वेशन था। ठीक है बेटा, तो यहां आ जाओ। अब ई नॉट सेल हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, जो ई नॉट है ना, ई नॉट किसके लिए, इंडियम 2+ से, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ In2+ का हम यूज करेंगे, प्लस हो जाएगा ई नॉट किसका, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हम यूज करेंगे Cu2+ से, ये जो Cu+ में जा रहा है, इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n। टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज यहां पर 1 है, और हम यूज करेंगे यहां पे बेटा किसका, log Kc का। तो हम समझते हैं इंडियम के केस में +2 से +3 में कितना होगा, तो हमने निकाल लिया +3 से +2 में माइनस 0.44 है, तो उल्टा कर दे तो +2 से +3 में क्या होगा, साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.44 वोल्ट। ठीक है बेटा, प्लस हम देखते हैं Cu2+ से Cu+ में, तो Cu2+ से Cu+ में आई थिंक हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 0.14 वोल्ट, तो ये हो जाएगा प्लस 0.14 नहीं 15 वोल्ट। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0.059 और हो गया log Kc। आप इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा अगेन 0.59 इज इक्वल टू 0.059 इंटू log Kc। अब आप इधर ले आइए इसको, तो ये हो जाएगा log Kc इज इक्वल टू 0.59 अपॉन 0.059। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया, क्या रिजल्ट आया ध्यान देना, log Kc इज इक्वल टू आ गया 10, तो Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 10। तो ऐसा हमारे पास कोई इक्वेशन है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 10 टू द पावर 10। तो इस इक्वेशन में ये जो गिवन इक्वेशन था इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 10 आया, और ये बहुत हायर वैल्यू है जो ये बता रही है कि रिएक्शन बहुत आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आई थिंक किसी भी तरह का यहाँ पे आपको डाउट नहीं रह गया होगा, डाउट नहीं है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जहां पर हमने कुछ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स को डील किया। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में और नीट में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप नेगेटिव करते हो तो फिर काफी बुरा इंपैक्ट आएगा आपके रैंक के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में आप ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करोगे। तो बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत आसानी से डील कर लिया। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया सॉल्यूशन से, और यहाँ पे यूज किया गया हीट ऑफ फ्यूजन का, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन का, और हमारे पास एक अननोन सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया गया है, और उसका बोला गया है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.1 डिग्री सी है। तो हमसे पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसका। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स को यूज करने हैं, तो मैं इसको बहुत आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, हमें इतना तो पता है कि जो डेल्टा TB होता है वो KB इंटू मोलैलिटी होता है, ये सबको पता है, हम इसको 12 से पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड में हमने पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है। डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारे पास KF इंटू M होता है, हमें इतना तो पता है। चलिए हम इसको डील करते हैं। डील कैसे किया जाए, सबसे पहले हम आ जाते हैं डेल्टा
टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के बी अपॉन के एफ, एम कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां तक हम आ जाते हैं, फिर हम कुछ बात कर लेते हैं डेटास की। हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है कैलोरी में, और कितना दिया गया है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया है 540 कैलोरी पर ग्राम, ये गिवन है हमारे पास। और हमारे पास डेल्टा टीबी भी गिवन है 100.1 डिग्री सी माइनस 100 डिग्री, मतलब 0.1 डिग्री सी हमारे पास इतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, ठीक है। हमारे पास डेल्टा टीबी गिवन है। अब हम केबी और केएफ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे एलएफ और एलवी से। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, केबी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर टीबी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1000 एलवी, ठीक है बेटा। और हमारे पास जो के एफ के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है सेम ऐसे ही होता है, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन होता है 1000 एल एफ। फर्क कितना है कि यहां पे केबी के इसमें आपको टीबी रखना है और वेपोराइजेशन लेना है, क्योंकि बॉइलिंग वेपोराइजेशन टर्म कोरिलेट करेंगे, और जो फ्रीजिंग के टाइम में आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेना है और टीएफ लेना है। अब हम समझते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में हम फाइंड कर लें कि केबी अपॉन के एफ हमारे पास क्या होगा, तो अपना काम बन जाएगा। कैसे, आर टीबी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1000 एलवी, और ये हो जाएगा 1000 एलएफ अपॉन हो जाएगा आर टीएफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1000 कैंसिल हो गया, आर और आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया टीबी स्क्वायर अपॉन टीएफ स्क्वायर इनटू हो गया एल एफ अपॉन हो गया एल वी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर के बी अपॉन के एफ जो था, यही तो हमारे पास था डेल्टा टी बी अपॉन क्या था, डेल्टा टी एफ हमारे पास था। चलिए हम वहां पुट करते हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन के लिए, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। टीबी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, तो समझे, टीबी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, कैल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा 373, और जो टी एफ हो जाएगा 0 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 273। तो हम समझते हैं यहाँ पे टीबी हो जाएगा 373 इंटू 373 अपॉन 273 अपॉन इंटू 273, इतना तो हमारे पास आएगा टीबी स्क्वायर अपॉन टी एफ स्क्वायर, इंटू आते हैं एल एफ अपॉन एल वी। तो एल एफ मैंने अभी अभी बताया आपको 80 हो गया, और ये 540 हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक बच्चे करते हैं। देखो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉल्यूशन के केस में जब भी आप सॉल्यूशन के क्वेश्चन बनाओगे 373 इंटू 373 273 इंटू 273 बहुत ज्यादा यूज होता है, और अगर आप एग्जाम में बैठे हो और इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो बहुत टाइम जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको याद रखें, इसका वैल्यू 1.86 होता है, भूलो नहीं, बिल्कुल याद रखो कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जहां पर हमें यूज करना होता है टीबी स्क्वायर अपॉन टीएफ स्क्वायर, तो वाटर के केस में ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। तो इसका वैल्यू दिमाग में सेट कर लो, एग्जाम में बार बार आप कैलकुलेट मत करना। 1.86 होगा, इनटू हो गया ये हमारे पास 8/54, ठीक है। और हम इस तरफ लिख लेते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मैंने जस्ट आपको बताया 0.1 डिग्री है, और डेल्टा टीएफ हमें फाइंड करना है। छोटा सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लोगे तो ये जो हमारे पास डेल्टा टीएफ आएगा ना, ये हमारे पास आएगा 0.361। छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको करके देख लो। तो अब हमारे पास क्या निकल गया, तो हमारे पास डेल्टा टीएफ हमारे पास आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था व्हाट विल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 0.361। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा माइनस 0.361 डिग्री सी। तो माइनस 0.361 डिग्री सी आंसर होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजें फिर से क्लियर कर दूं। एक तो पहली चीज आपको बिल्कुल बेसिक्स पता होंगी, जहां पे मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ का क्या रिलेशन होता है, केबी और एम के साथ और केएफ और एम के साथ। दूसरा रिलेशन मैंने आपको बताया केबी को कैसे रिलेट करेंगे एलवी के साथ, टीबी के साथ, आर के साथ। आपने ये सॉल्व कर लिया और भूलेंगे नहीं, इसका वैल्यू 1.86 होता है, इसको सॉल्व कर लेना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कुछ फॉर्मूला बेस्ड था बट यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक लगानी थी, और ऐसे क्वेश्चंस मेंस और नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। किसी भी तरह का आई थिंक डाउट नहीं रह गया होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बढ़िया है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, और इसकी डिफिकल्टी लेवल एडवांस और एम्स लेवल तक मैप की गई है, बट आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो एक रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, dx अपॉन dt एक्सप्रेशन दी गई है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, जहां पे बोला गया कि a जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, kb कांस्टेंट है, और x इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट टाइम t। तो हमसे पूछा गया कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होगा,
होगा। मैंने ऑप्शंस हटा दी क्योंकि ऑप्शंस काफी लंबे लंबे हैं, आप मैच कर लेना, ठीक है। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि एक एक्सप्रेशन हमारे पास है रेट के लिए गिवन dx/dt इज इक्वल टू k, ठीक है, a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस बी एक्स। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए जब हम t और k डिफरेंशियल फॉर्म से इसको इंटीग्रल फॉर्म में लाके हमें डी वाले डिफरेंशियल वाले टर्म हटाने होंगे और a और x को कोरिलेट करना होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना इसको ऐसा कुछ किया जाए। ओके, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 1 प्लस बी एक्स अपॉन हो जाएगा a माइनस एक्स और यहां से हो जाएगा dx और हम k को इसके साथ ले आते हैं k dt। कई बार हम इसको इंटीग्रेट करते हैं जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, तो आप देखते हो इसका ये नॉर्मल फॉर्म में लाने की हम कोशिश करते हैं। यहां पर भी हमें कुछ नहीं पता हाफ लाइफ के बारे में, बस जस्ट हम इंटीग्रेट करके फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 1 प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस एक्स dx इज इक्वल टू k dt, ठीक है। अब इससे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं 1 माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स प्लस ए बी अपॉन ए माइनस एक्स और ये हो गया dx इज इक्वल टू k dt। बताओ ये हम लिख सकते हैं क्या, चेक करके देख लो। 1 माइनस ए बी और प्लस ए एक्स हमारे पास प्लस बी एक्स हो गया और ये ए बी कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही लिखा गया है। अब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस ए बी अपॉन ए माइनस एक्स और हम इसको लिख सकते हैं dx और माइनस हम अगर इसको लिखें तो माइनस हो जाएगा b और हो जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा k dt। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो चलिए यहीं पे हम इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं b dx और इज इक्वल टू k dt। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx, तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस एक्स से माइनस 1 आ गया तो माइनस 1 यहाँ लग गया और ये हमारे पास हो गया dx इज इक्वल टू हमारे पास हो गया kt प्लस हो गया हमारे पास c, ठीक है। अब हमें c का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू हमारे पास 0 था, तो हम यहाँ पे चलिए सॉल्व करते तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस ए बी, ठीक है, log a माइनस एक्स, तो log a x 0 हो गया तो ये हो गया log a माइनस b इंटू एक्स, तो 0, तो चलिए x का वैल्यू 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा kt, t इज इक्वल टू अगेन 0 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये वाला वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो समझते हैं हमारे पास फिर क्या होगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया माइनस 1 प्लस ए बी और हमारे पास आ गया है log a माइनस एक्स, ठीक है बेटा, आ गया माइनस हमारे पास आ गया है बी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है के टी और हमारे पास आ गया प्लस सी और सी का वैल्यू है माइनस 1 प्लस ए बी और हमारे पास आ गया है क्या आ गया log a आ गया। चलिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस वाले इक्वेशन में माइनस 1 प्लस ए बी इंटू log a को हमने पुट कर दिया, ठीक है बेटा। अब हम समझते हैं, ओके बेटा, यहां से अब हम kt फाइंड कर लेते हैं तो kt इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी इंटू लॉग ए हो जाएगा और यहां से हो जाएगा माइनस 1 प्लस ए बी और हो जाएगा log a माइनस एक्स हो जाएगा और यहां से हमारे पास माइनस बी एक्स साथ में रह गया। अब हम समझते हैं तो ये हमारे पास 1 प्लस ए बी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी और हमारे पास हो जाएगा log a अपॉन ए माइनस एक्स और हमारे पास हो जाएगा माइनस बी एक्स। अब चलिए यहां से हम प्रोसीड करते हैं, ये kt के इक्वल है तो आपको पता है कि अगर हम t इज इक्वल टू टी हाफ रखते हैं तो t इज इक्वल टू टी हाफ में हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा a/2, कंसंट्रेशन 50% हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो चलिए हम यहां से देख लेते हैं क्या हमारे पास आया, तो हमारे पास आ गया kt हाफ इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस ए बी और हमारे पास यहां हो जाएगा log a माइनस a/2, तो ये a/2 हो जाएगा, a कैंसिल तो इज इक्वल टू हो गया log 2 माइनस बी और x इज इक्वल टू a/2 है तो ये हो गया हमारे पास ab/2, तो हमारे पास हो गया kt हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस ab log 2 माइनस ab/2। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से तो हो गया 1/k, ठीक है, और यहां से हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा kt हाफ, बेटा ध्यान से देखना मैथमेटिक्स है यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 है ना प्लस ए बी इंटू हो जाएगा ये log 2 माइनस 0.5 और हम अपॉन में क्या लगा देंगे, यहाँ पे अपॉन में लगा देंगे k। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया kt हाफ के लिए, हमने यहाँ से k हटा दिया तो t हाफ का एक्सप्रेशन आ गया log 2 प्लस ए बी log 2 माइनस 0.5 अपॉन k। आप चेक कर लेना इसको एक बार, आपको ऑप्शंस में ये ऑप्शन नजर आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर t हाफ एक्सप्रेशन। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया,
हमने यहाँ पर जो एक्चुअल रेट इक्वेशन था इसको हम इंटीग्रेट करते चले गए और कुछ बेसिक्स कंडीशंस का यूज करके हमने टी हाफ लाइफ फाइंड कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर जो ए और बी के वैल्यूज है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशंस दिए जा सकते हैं, फर्दर सॉल्व करना हो सकता है। तो एडवांस और एम्स लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था जो उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है जिसको सरफेस केमिस्ट्री से पिक किया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो प्लॉट आपको बताना है log x by m और log p के बीच में, जो कि एक लीनियर है, गिवन है, तो स्लोप पूछ रहा है कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्टली आप कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब x by m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ये होता है प्रोपोर्शनल p टू द पावर 1 by n का। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल में एक जो कांस्टेंट दे देते हैं k दे देते हैं ना, यहां पर हम k दे देते हैं। अब समझते हैं इसको, यहां पर नेक्स्ट क्या होगा। यहां पे आपको पता है, आप ग्राफ देख रहे हो log x by m और p के बीच में, तो क्यों ना हम भी log ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा log x by m इज इक्वल टू हो जाएगा log k प्लस हो जाएगा हमारे पास क्या 1 by n और हमारे पास हो जाएगा log p। चलिए अब हमसे पूछा गया ग्राफ log x by m के बीच में और पूछा गया ग्राफ log p के बीच में। तो अगर हम इसको मान लेते हैं y और अगर हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो जाएगा c और ये हमारे पास हो जाएगा स्लोप m। तो यहां से तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, जो स्लोप है ना वो 1 by n होगा, जहां n कोई इंटीजर है। अगर हम इसको ग्राफ का एक रूप दें तो हम पाएंगे कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है। इस एक्सिस पे अगर हम ले लेते हैं कि इसको log p को ले लेते हैं और इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं log x by m को ले लेते हैं, तो ये यहां से चलता हुआ चला जाएगा और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ना, ये आ रही है c की वैल्यू है, मतलब log k की वैल्यू। और जो इसका स्लोप है ना, ये जो m स्लोप है इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है 1 by n। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक्स चीजें थी जिसको बोलेंगे नहीं। सरफेस केमिस्ट्री से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे log x by m और log p के बीच में आपको ग्राफ लीनियर गिवन था, स्लोप निकालना था। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को नहीं बोलेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर यहाँ से बनता है। उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन एक केमिकल काइनेटिक्स से बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, छोटा सा मॉडरेट लेवल का। उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। फिर भी आप यहाँ चेक करें। आपको एक सब्सटेंस के बारे में, ए के बारे में बताया गया है। बोला गया कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन को फॉलो करता है और डिकम्पोजिशन 2 पैरेलल पाथ को फॉलो करता है। ए टू बी रेट कांस्टेंट K1 और ए टू सी रेट कांस्टेंट K2। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है बी और सी में। तो देखो बेटा, इसका सीधा सा लॉजिक है, बहुत आसान सा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर पैरेलल पाथ डिकम्पोजिशन, फॉर पैरेलल पाथ डिकम्पोजिशन, ऐसा जब भी हमारे पास आएगा तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, के एवरेज निकाल लेंगे, के एवरेज। तो यहाँ पे के एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये है 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 और प्लस हमारे पास K2 है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -5। चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.38 इंटू 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर -4 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 1.64 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकंड। हमारे पास बेटा ये एवरेज रेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज एल्ड ऑफ बी इन डिस्ट्रीब्यूशन। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा के बी अपॉन के एवरेज इंटू 100। तो के बी हमारे पास कितना था आपको पता ही है, के बी मतलब ये वाला वैल्यू, तो ये है 1.26 इंटू 10 टू दी पावर -4 और के एवरेज कितना है 1.64 इंटू 10 टू दी पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचो 1.26 1.6 तो 1.6 1.2 तो ये लगभग में 0.7 के आसपास कोई चीज है, तो 70 75 76 के आसपास है। तो देखो क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है ना वो 76.83 है। तो हमारे पास हो गया 76.83%। ये परसेंटेज बी का फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही निकाल सकते हैं परसेंटेज एल्ड ऑफ सी। आप या तो सीधा 100 में से माइनस कर दें तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप निकाल सकते हो के सी अपॉन के एवरेज इंटू 100। तो बेटा हमारे पास के सी कितना है, के सी का मतलब क्या होगा K2, मतलब ये हो गया हमारे पास 3.8। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.38 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 1.64 इंटू 10 टू द पावर -4 और इंटू हम 100 कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है
हैं तो वैसे अगर 100 नहीं करते तो 0.7683 आता, 100 से कर दे तो 76.83 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 23.17%। तो बेटा एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, ये पैरेलल पाथ वाले क्वेश्चंस को। तो पैरेलल पाथ वाले जितने भी क्वेश्चंस है एक बार उसको लगा लो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस बुक में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये मेंस और नीट में या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि जब भी हमारे पास पैरेलल पाथ वाले रिएक्शंस आते हैं, याद रखना हमेशा एवरेज निकाल लेना और परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए बार बार आता है। हो सकता है 2 से ज्यादा पाथ हो तो भी आप इसी तरह से चलेंगे, बेसिक छोटी सी मैथमेटिक्स लगानी, दैट्स ऑल। क्योंकि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने पर्सनली देखा है कि यहाँ पर आपको बस बेसिक्स कैलकुलेशन अगर आपको पता है, थोड़ा सा लॉजिक पता है। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ये इसलिए आसान होता है बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा हो जाए। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत पसंद है तो आप फटाफट कर लोगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कंपैरेटिवली ज्यादा लॉजिकल बातें होती है, यहाँ पर लॉजिकल तो होती है लेकिन साथ ही साथ काफी मैथमेटिक्स का यूज होता है। सो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करो और प्रैक्टिस करो। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इस रैंक बूस्टर का बहुत ध्यान से देखना। थर्मोकेमिस्ट्री का यूज किया गया है और आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है। पहले तो कंसीडर करना है आपको एक रिएक्शन को जहां पर SO3 फॉर्म हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से, और आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो प्लॉट है log 10 Kp का प्लॉट किसके साथ है बेटा, 1/t के बीच में। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कुछ ऐसा है 4.95 × 10⁻³ आपको log Kp निकालने के लिए बोला गया है 25 डिग्री C पे। और ठीक है कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दी गई है तीनों की सेम टेम्परेचर पे, ये तो टेम्परेचर का तो कोई रोल है नहीं, तो हमें निकालना है Kp। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले बेटा एक काम करो, डेल्टा G निकालो। अब क्योंकि डेल्टा G से हम Kp निकाल सकते हैं और डेल्टा G फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा डेल्टा H, क्योंकि डेल्टा G = डेल्टा H - TdS निकाल सकते हैं TdS लगा के। तो हमारे पास सबसे पहला टारगेट तो हो गया डेल्टा H फाइंड करने का। अब डेल्टा H कैसे फाइंड किया जाए ये एक इश्यू है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वांट हॉफ आइसोकोर लगा लेते हैं। वांट हॉफ आइसोकोर इक्वेशन तो हम सबसे पहले यूज करने जा रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वांट हॉफ्स आइसोकोर इक्वेशन। और ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको नहीं आता है तो आपकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, फटाफट इसको सीख लो। ये क्या बोलता है, ये बोलता है ddt ऑफ नेचुरल log Kp = डेल्टा H अपॉन RT²। ये एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है। ओके चलिए बेटा इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल log Kp = हो जाएगा -डेल्टा H अपॉन RT और प्लस एक कांस्टेंट हम C दे देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमसे पूछा गया है log 10 Kp और 1/t के बीच में। तो यहाँ पर तो हमारा नेचुरल log है तो हम इसको 10 बेस पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 और हो जाएगा log 10 Kp = डेल्टा H अपॉन RT प्लस हो जाएगा C। तो चलिए हम log 10 Kp को फ्री कर लेते हैं। तो log 10 Kp = डेल्टा H 2.303 RT और प्लस C। अब हम इसको मैच कर लेते हैं किस पे, एक लीनियर इक्वेशन पे, y = mx + c। तो y = log 10 Kp, हमसे तो यही बोला गया था log 10 Kp, और हमसे पूछा गया है x हमसे क्या था 1/t था। तो सही है 1/t यहां से निकल आया और C तो इंटरसेप्ट हो गया। तो हमारे पास जो बेटा यहाँ पे m स्लोप निकल आया, m = स्लोप वो कितना निकल आया है, ये आ गया -डेल्टा H अपॉन 2.303 R। चलिए हमारे पास स्लोप गिवन है, आई थिंक यस ये रहा स्लोप 4.95 × 10⁻³ तो चलिए हम इसको पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा H = -2.303 R इंटू स्लोप है 4.95 × 10⁻³ इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू R हो जाएगा 8.314 इंटू हो जाएगा 4.95 × 10⁻³ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.4 × 10⁻⁴। इतना हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H का वैल्यू। तो डेल्टा H का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। चलिए अब मैंने आपको जस्ट बोला था डेल्टा H के बाद चलिए हम यहाँ पर इंट्रोपी चेंज देख लेते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा S यहाँ पर इंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × S ऑफ किसका SO3 और हो जाएगा माइनस हमारे पास हो जाएगा इंट्रोपी किसका SO2 का और माइनस हो जाएगा हाफ इंट्रोपी किसका O2 का। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 × SO3 का कितना वैल्यू दिया गया है, SO3 का सबसे पहले वैल्यू हमारे पास यहाँ है 256.8 माइनस और इंट्रोपी SO2 का कितना दिया गया है, SO2 का दिया गया है 248.2 और -1/2 और
एस और एंट्रोपी O2 का कितना गिवन है, O2 का आई थिंक ये गिवन है 205.1। इसको आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा -93.95। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया एंट्रोपी चेंज इस रिएक्शन की। अब हम एक काम करते हैं, हमें मेन पर्पस हमारा डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस हो जाएगा TdS। तो डेल्टा एच हमारे पास कितना है, चलिए समझते हैं। डेल्टा एच अभी हमने फाइंड किया था -9.4 इंटू 10⁴ और माइनस हो गया T, और ये ds हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और T हमारे पास टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर 25 डिग्री था, तो ये हो गया हमारे पास 298 केल्विन, और हमारे पास डेल्टा एस निकल के आ गया है 93.95। इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁴। इतना हमारे पास निकल के आ गया डेल्टा जी। ओके, चलिए अब हम फटाफट केपी निकाल लेते हैं। तो केपी के लिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT, और हमारे पास क्या होता है लॉग केपी। यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो -2.303 RT लॉग 10 केपी। तो हम यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये है -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 6.68 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 2.303। आर का वैल्यू रख दीजिए 8.314, टी का वैल्यू रख दीजिए 298, और यहाँ पे लॉग हो गया केपी। आप जब केपी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू 11.7 आ जाएगा, चेक कर लेना। तो एक छोटा सा चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो बेटा हमारा यहाँ पे वांट ऑफ आइसोकोर था ना, ये आप मत बोलना कि dt ऑफ नेचुरल लॉग केपी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर। कई बच्चों को यहाँ से फर्दर याद होगा कि 2.303 लॉग 10 केपी, और ये आता आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कई बच्चों को ये भी याद होता है सीधा कि जो स्लोप होता है वो माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R होता है। तो अगर जिनको यहाँ तक याद है तो बहुत बढ़िया बात है, हम स्लोप लगा के यहाँ पे निकाल सकते हैं डेल्टा एच कैसे आएगा। डेल्टा एच आ जाएगा, हम एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे, फिर हम नॉर्मल सा इक्वेशन लगा लेंगे डेल्टा जी और डेल्टा एच TdS का, इससे हमारे पास डेल्टा जी आ जाएगा। फिर हम फाइनली आ जाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log 10 kp। यहाँ से log 10 kp का वैल्यू आपको 11.7 आ जाएगा। आई थिंक बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर, किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मेंस और नीट लेवल का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि 0.85% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन है NaNO3 का, जो कि लगभग 90% डिसोशिएट होता है 27 डिग्री सी पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, हम सबसे पहले डिसोसिएशन का इक्वेशन लिख लेते हैं। NaNO3 एक्वस, ये कैसे डिसोशिएट होगा, ये बनाएगा Na प्लस एक्वस, और NO3 माइनस एक्वस में ये कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 0 था। आफ्टर सम टाइम ये 90% डिसोशिएट होता है, तो ये हो गया 1 माइनस 0.9, ये बन गया 0.9, ये बन गया 0.9। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन हो गए 1 माइनस 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9, मतलब 1.9 हो गए। चलिए हम देखते हैं, हमसे बोला गया 0.85% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.85 ग्राम ऑफ NaNO3 इज डिसॉल्व्ड इन कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 0.1 लीटर में है। तो एक काम करते हैं, 0.85 ग्राम को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, मास अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो NaNO3 का क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा 23, नाइट्रोजन हो जाएगा 14, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 टू 48। इसको जब करो 8 4 12 और 3 ये हो गया 15 85, तो ये हमारे पास हो गया 85। तो हमारे पास मोल कितना होगा 0.85 अपॉन 85, मतलब 0.01। तो 0.01 मोल्स जो है ना, ये 0.1 लीटर के अंदर है। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का CRT। ठीक है, C हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इनटू हो जाएगा R, इनटू हो जाएगा T। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा 0.01, इनटू R हो गया 0.0821, और हमारे पास टेम्परेचर कितना कुछ दिया था क्या, टेम्परेचर वगैरह 27 डिग्री सी, तो 273 27 होगा 300। जब आप इसको सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 2.463
0.03 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में गिवन है, इसीलिए हमने 0.0821 आर का वैल्यू लिया है। किसी भी तरह का डाउट नहीं, बहुत ही बढ़िया नीट और मेंस लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत सही हुआ होगा और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, मजबूती मिल रही होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। तो फटाफट नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आई थिंक सारे बच्चों का ये सही हुआ होगा। अगर सही नहीं हुआ है तो आप फटाफट यहाँ देख लें एक बार। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लैम्डा बार्नौट सीरीज के लिए गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू C2 n² तो C2 का वैल्यू क्या होगा? बार्नौट सीरीज के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कोई नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कोशिश करते हैं जो नॉर्मल रिडबर्ग फॉर्मूला है उसमें लाने का। तो इसको चलिए रिवर्स कर देते हैं। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 C2 और ये हो जाएगा n² अपॉन हो जाएगा n²। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 C2 और ये हो जाएगा 1 2² अपॉन n²। अभी भी ये फॉर्म में नहीं आया तो हम एक काम करते हैं 2² फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2² अपॉन हो जाएगा C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां हम दे देते हैं 1/2² माइनस हो जाएगा 2² अपॉन हो जाएगा n²। 2² तो कॉमन ले लिया गया तो ये हो जाएगा 1/n²। तो हाँ, आई थिंक हमारा काम तो बन गया। क्यों? क्योंकि बार्नौट सीरीज के लिए क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू होता है RH और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास सेकंड में ये आता है और किसी हायर लेवल से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेकंड में ये डी एक्साइटेशन होता है। तो 1/2² माइनस होता है 1/n²। ठीक है, इसको कंपेयर कर दीजिए। तो 1/λ तो ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन भी दोनों में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं कि RH इज इक्वल टू 2² अपॉन C2। तो हम क्या लिख सकते हैं? C2 इज इक्वल टू 2² अपॉन RH मतलब 4/RH। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है ये 4/RH। तो लैम्डा का जो वैल्यू है इसमें ये गिवन है तो C2 का वैल्यू बार्नौट सीरीज के लिए क्या होना चाहिए? 4/RH होना चाहिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, जैसा मेंस और नीट में अक्सर पूछा जा सकता है या एडवांस में कई MCQs वाले क्वेश्चन इससे निकाले जा सकते हैं जहां पर एक स्टेटमेंट ये और ऐसे 3-4 स्टेटमेंट और भी बना दिए जाएं। तो बहुत ही बढ़िया एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, आई थिंक सही हुआ होगा। फटाफट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ पे हमसे बात की गई है प्रेसिपिटेशन की, मतलब ये आयोनिक इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको बोला गया है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ CaCl2 एंड Na2SO4 मिक्स किए गए हैं। तो चलिए हम मिक्स करके पहले देखते हैं होता क्या है। तो बेटा CaCl2 को जब आप Na2SO4 के साथ मिक्स करोगे ना तो ये बना लेगा CaSO4 और प्लस बना लेगा 2NaCl। अब CaSO4 प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा ये हमसे पूछा गया है और KSP भी गिवन है। तो चलिए हम समझते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका भी VMl मिलाया गया है, इसका भी VMl मिलाया गया, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम था। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि तो फिर ये इनिशियली जब मिलाया गया तो इसके कितने मोल्स मिले थे। तो हमारे पास कुछ गिवन है क्या? हमारे पास आई थिंक मोलैरिटी गिवन है 0.02 m और 0.004 m। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू V और ये हो जाएगा 0.0004 इंटू V। ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे और ये तो 0 थे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इनका एक्टिव मास निकाल लेते हैं। तो Ca2 प्लस एक्स का एक्टिव कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.02V अपॉन टोटल वॉल्यूम हो गया 2V। तो ये हो गया हमारे पास 0.01, ये इसका एक्टिव कंसंट्रेशन है। एक्टिव कंसंट्रेशन हम निकाल लेते हैं और किसका? सल्फेट का निकाल लेते हैं। तो SO4 माइनस का एक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.0004V अपॉन हो जाएगा 2V। अगेन आपका VV कैंसिल हो गया तो 0.0002 इतना हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का एक्टिव कंसंट्रेशन। तो चलिए हम इसका KSP कैल्शियम सल्फेट का फाइंड कर सकते हैं। तो KSP हमारे पास जो यहाँ पे गिवन कंडीशंस में आ जाएगा 0.001 इंटू 0.0002। तो हम इसको लिख देते हैं 1 इंटू 10⁻², इसको लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10⁻�6। अब मजा आने वाला है, क्यों? हमारे पास जो KSP गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आ रहा है इतना आ रहा है और KSP हमारे पास गिवन कितना है एक्चुअली 2.4 इंटू 10⁻⁵। ध्यान दें 10⁻⁵ है, मतलब ये लार्जर है। तो जो हमारा KSP है उससे गिवन कैल्शियम सल्फेट का KSP लार्जर है। और आपको पता है कि अगर ऐसा हम होता है हमारे पास ये एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर KSP से कम आता है तो इट विल नॉट प्रेसिपिटेट, विल नॉट PPT। अगर ये वैल्यू हमारी इससे ज्यादा आती तो PPT हो जाता। याद रखना, अगर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आती KSP से
ग्रेटर आती तो हम बोलते हैं कि ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा। और अगर हमारे पास इक्वल टू वैल्यू आती, या हम ऐसे बोल सकते हैं इक्वल टू वैल्यू आती, इट्स अबाउट टू प्रेसिपिटेट, अबाउट टू पीपीटी ये बनने वाला है। और अगर हमारे पास KST की वैल्यू जो आ रही है वो लेसर आ जाती गिवन वैल्यू से, तो हम बोलते हैं ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, नॉट। बहुत बेसिक सा आयोनिक इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने करंट लोकेशन से काफ़ी दूर हूं और ये हमारा सेटअप नहीं है, ये हमारा माइक नहीं है, ये हमारा कैमरा नहीं है, हमारा बोर्ड नहीं है। तो हो सकता है कुछ लाइटिंग इश्यूज या हो सकता है ऑडियो रिलेटेड इश्यूज आपके पास आ रही हो, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारी पूरी कोशिश है कि इस सिचुएशंस में भी आपको एक बढ़िया सा कंटेंट फटाफट दे दिया जाए। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और आप कमेंट करके बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको हमारा एफर्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी और एक जुनून के साथ। तब तक जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।